सुप्रभातम्। अद्य वयमः संस्कृतः व्याकरण संधि विषये पठिष्यामः। संधि अपरं नाम संहिता। संधि किमस्ति, संधि शब्दस्य व्युत्पत्ति किमस्ति, संधि लिंग किमस्ति इति हम विस्तृण रूपेण अद्य पठिष्यामः। तो व्युत्पत्ति, संधि शब्दस्य व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वकाय दुधाय धातु उपसर्गे घोकी इति सूत्रेण की प्रत्ययेन संधि शब्द निष्पन्नो भवति। संधि शब्द सम उपसर्ग पूर्वक दुधाय धातु की प्रत्यय उपसर्गे घोकी इति सूत्र से संधि शब्द की व्युत्पत्ति या संधि शब्द निष्पन्नो भवति। संधि शब्द निष्पन्न होता है। संधि शब्द उपसर्गे घोकी इति सूत्रेण की प्रत्यांत अस्ति। इस एतस्मात् कारणात् संधि शब्द पुल्लिंगो अस्ति। संधि शब्द पुल्लिंगो, जो संधि शब्द है वो पुल्लिंग है। संधि शब्द पुल्लिंगो अस्ति। संधि शब्द क्या है? पुल्लिंग। संधि शब्द पुल्लिंगो अस्ति। संधि जो शब्द है वो पुल्लिंग में है। पुल्लिंग, संधि शब्द में लिंग क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग क्यों है? क्योंकि जो की प्रत्यांत शब्द होते हैं संस्कृत में, की प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में होते हैं। इकारांत है परंतु ये पुल्लिंग है। संधि परिभाषा या संधि विधायक सूत्र, संस्कृत में जो संधि विधायक सूत्र या संहिता विधायक सूत्र है वह है परः शनिकर्ष संहिता। परः शनिकर्ष संहिता। संहिता संधि एवं कथ्यते। संहिता संधि को ही दूसरा नाम संहिता कहते हैं। तो परः शनिकर्ष संहिता इति संधि परिभाषा अस्ति, संधि विधायक सूत्र अस्ति परः शनिकर्ष संहिता। वर्ण संधानम संधि, वर्णों संधानम संधि, वर्णानाम मेलनम संधि और वर्णों के मेलन को वर्णानाम मेलनम संधि कथ्यते। मतलब दो या दो से अधिक वर्णों के अत्यधिक समीपता को संधि कहते हैं। तो संधि शब्द की व्युत्पत्ति लिख लीजिएगा। समुपसर्ग पूर्वकाय दुधाय धातु या धा धातु और की प्रत्यय कौन सा सूत्र से? उपसर्गे घोकी। और जो की प्रत्यांत शब्द होते हैं वो किस में होते हैं? पुल्लिंग में। संधि शब्द किस में है? पुल्लिंग। और संधि परिभाषा किमस्ति या संधि विधायक सूत्र किम है? परः शनिकर्ष संहिता। संधि परिभाषा वर्ण संधानम संधि या वर्णानाम मेलनम संधि। लिख लीजिएगा। परः शनिकर्ष संहिता वर्ण संधानम संधि वर्णानाम मेलनम संधि। यहाँ संधि दो वर्णों के अत्यधिक मेलन को संधि कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, वर्णम शब्दानाम मेलनम समास भवति। शब्दानाम मेलनम समास और वर्णानाम मेलनम किम भवति? संधि। दो वर्णों के, वर्ण किम हम प्रथम कक्षायां पठिष्यामः। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्वन्यात्मक सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उनको वर्ण कहते हैं। तो वर्णानाम मेलनम संधि, जो वर्णों के मेलन होता है, वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो विशेषकर बात जो ध्यान रखनी है वो रखनी है वर्णानाम मेलनम संधि। शब्दानाम मेलनम समास भवति। वर्णानाम मेलनम संधि। हाँ, तो आपने लिख लिया होगा। विशेष जो बात ध्यान रखनी है वो है वर्ण संधानम संधि। वर्णों के समीप को संधि कहते हैं और संधि जो शब्द है वो पुल्लिंग अस्ति। जो संधि शब्द है वो पुल्लिंग है। संधि कुत्र कुत्र भवति, संधि कहाँ कहाँ पर होती है
और संधि कहाँ पर नहीं होती है, तो संधि साहित्यिक पद्ये नित्या नित्या धातु उपसर्गयो समासेषु नित्या, और वाक्य में संधि वक्ता की इच्छा पर निर्भर करती है कि संधि होगी या नहीं। तो एक पद में संधि निश्चित होती है, एक पद में संधि निश्चित होगी। धातु और उपसर्ग का जहाँ पर प्रयोग करेंगे, धातु और उपसर्ग का प्रयोग करने पर, धातु और उपसर्ग के प्रयोग पर भी संधि निश्चित होती है, अनिवार्य होती है। और समास में संधि अनिवार्य होती है। और समास, जो समास युक्त पद होता है वहाँ पर भी संधि अनिवार्य होती है। यहाँ निश्चित या अनिवार्य होती है, परंतु वाक्य में संधि वक्ता बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर है कि वो संधि युक्त शब्द भी बोल सकता है और संधि विच्छेद करके भी बोल सकता है। तो एक पद में जैसे जया, धातु और उपसर्ग का जहाँ पर हम प्रयोग करेंगे वहाँ पर, और समास में और वाक्य में वक्ता की इच्छा पर, वक्ता की इच्छा पर संधि होगी या नहीं होगी। एक पद में निश्चित होती है, धातु और उपसर्ग के प्रयोग में संधि निश्चित होगी और समास में भी निश्चित होगी, परंतु वाक्य में वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि संधि होगी या नहीं। तो समझ में आ गया होगा कि संधि किसे कहते हैं, संधि कहाँ कहाँ पर होती हैं। तो संधि वर्णानाम मेलनम संधि, दो वर्णों के अत्यधिक निकट आ जाने को संधि कहते हैं। दो वर्ण, ध्यान रखना है, वर्ण क्या है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वर्ण। तो वर्णानाम मेलनम संधि, जो वर्णों का जो मेलन होता है, वर्णों के अत्यधिक निकट या परिवर्तन आने से जो संधि, जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। हाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि संधि कहाँ कहाँ पर होती है। एक पद में निश्चित है, धातु और उपसर्ग का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पर, समास में और वाक्य में वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि संधि होगी या नहीं। संधि कतिधा, संधि कति भेदा सामान्यः रूपेण संधि त्रिभेदा भवति। संधि त्रिभेदा, संधि अश संधि, अश संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। अस संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। अस इत्युक्ते स्वर, हल इत्युक्ते व्यंजन, विसर्ग। अस संधि या स्वर संधि, हल संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अस संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। संधि त्रिभेदा अस्ति। अश इत्युक्ते अश किमस्ति, अश प्रत्याहार अस्ति, तत्र स्वर आगच्छति। जब महेश्वरी सूत्र हम पढ़ते हैं उसमें अश जो प्रत्याहार होता है उसमें स्वर आते हैं, इस कारण इसे स्वर संधि भी कहते हैं। और हल में व्यंजन आते हैं। जब माहेश्वरी सूत्रों में ह से लेकर जो ल तक जो वर्ण आते हैं वो व्यंजन है, इस कारण ये व्यंजन संधि, हल संधि और विसर्ग संधि त्रिभेदा संधि। अस संधि कति भेदा, अशः संधि भेदा। पुनः अस संधि के भेद,
सवर्ण दीर्घ संधि, आपको ये लिखने हैं कि अस संधि के कौन कौन से भेद होते हैं। सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, और प्रकृति भाव संधि। सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि, तो संधि अस संधि भेदा संधि, सवर्ण दीर्घ, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि। जब जो नए विद्यार्थी है उनको मैं बता देता हूँ, शब्द मतलब जो संधि है वो वर्णों के स्थान पर परिवर्तन होगा। जब हम प्रथम संधि पढ़ेंगे दीर्घ संधि, उस समय जो वर्ण होते हैं, वर्णमाला में हमने जो शुरुआत में पढ़ी थी वर्णमाला, अ से लेकर के जो शुरुआत की थी हमने वर्ण, स्वर और व्यंजन, तो उसमें स्वर संधि या असंधि में स्वरों में आपस में जो परिवर्तन होगा, एक स्वर या व्यंजन के संयोग से जो परिवर्तन होगा वो होगी स्वर संधि। असंधि हल संधि में व्यंजनों के कारण परिवर्तन होगा और विसर्ग संधि में विसर्ग के कारण जो परिवर्तन होगा, उसी कारण जैसा नाम है उसी अनुसार वो संधि का कार्य भी होगा। तो संधि का मतलब है वर्णों के अत्यधिक जो निकट आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं, उनको एक साथ हम करके आसानी से बोल सकते हैं। इस कारण जो संधि होती है, क्या होती है? संधि। और संधि के तीन भेद हैं, अश संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। अश संधि भेद श्रवण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। लिख लीजिएगा, या आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी लिख सकते हो। सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप और प्रकृति भाव संधि। और अद्य वयम अस संधि प्रथम भेद सवर्ण दीर्घ संधि इति पठिष्यामः। आज हम अस संधि का प्रथम भेद सवर्ण दीर्घ संधि पढ़ेंगे। सवर्ण दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। सवर्ण दीर्घ संधि, आज हम अस संधि में सवर्ण दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। सवर्ण दीर्घ संधि, सवर्ण सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि का मतलब है सवर्ण, उनके जैसा का जैसा जो वर्ण है, इनकी जो परिभाषा या संधि जो दीर्घ
संधि जो विधायक सूत्र है वो है विधायक सूत्र या परिभाषा क्या है? अकः श वर्ण दीर्घ, अकः श वर्ण दीर्घ, अकः स वर्णः दीर्घ, अकः श वर्णे दीर्घ, अकः श वर्णे दीर्घ, अकः श वर्णे दीर्घ। लिख लीजिए अक, अक प्रत्याहार अस्ति, अक एक प्रत्याहार है, अकः प्रत्याहार, अकः के श वर्ण दीर्घ, अक के बाद यदि अक आता है, अक का मतलब यह है अक प्रत्याहार अस्ति, अक किम प्रत्याहार, अक एक प्रत्याहार है जो माहेश्वरी सूत्र में है। वहाँ अ से लेकर जो क तक वर्ण है उसमें क्या आते हैं? अ, ई, उ, री और लृ, री और लृ। अक का मतलब है अ, ई, उ, री और लृ। अ का मतलब यहाँ अ और आ, अ का मतलब है अ, आ। ई का मतलब ये ई और दीर्घी, उ का मतलब उ और दीर्घ उ, री का मतलब री और दीर्घ री, और लृ का मतलब लृ दीर्घ होता नहीं है, लृ होता है। अ, ई, उ, री और लृ ये अक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। क्या आते हैं? वर्ण। प्रत्याहार का मतलब होता है वर्णों का जो समूह होता है, उसमें अक मतलब अ से लेकर जो क तक वर्ण है उसमें अ, ई, उ, री, लृ, क यहाँ तक जो वर्ण आते हैं उसमें अ, आ, ई, उ, री, लृ जो वर्ण है। इनके बाद यदि इनके बाद क्या है? श वर्ण, श वर्ण, स वर्ण का मतलब है वैसा का वैसा, जैसे अ के बाद अ या आ आए, अ या आ के बाद अ या आ, ई या ई के बाद ई या ई, उ या उ के बाद उ या उ, री या री के बाद आए तो री, और लृ के बाद लृ आए तो लृ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। परंतु लृ का दीर्घ नहीं होता है क्योंकि लृ दीर्घ वर्ण में होता ही नहीं, ऋस्व ही होता है। हाँ, तो अक का मतलब आप समझ गए होंगे, अ, ई, उ, री और लृ लिख लीजिएगा। और जो सवर्ण दीर्घ संधि है उसका जो सूत्र है या परिभाषा है वो है अक सवर्णे दीर्घ। हिंदी में लिखवा दूंगा, अभी लिख लीजिएगा, लिख लीजिए अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अ या आ आए तो आ, ई या ई के बाद ई या ई आए तो ई, उ या उ के बाद उ या उ आए तो उ, री या री के बाद री या री आए तो री हो जाता है। हाँ, लिख लीजिए, हिंदी में लिखिए, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अ या आ आए तो, अ या आ के बाद अ या आ आए तो आ, ई या ई के बाद ई या ई आए तो ई, उ या उ के बाद उ या उ आए तो उ, और री या री के बाद री या री आए तो री हो जाता है। मतलब सवर्ण आना चाहिए, सवर्ण, अक सवर्ण दीर्घ। इस सूत्र को ध्यान में रख लीजिएगा, लंबी परिभाषा याद करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। अक, अक का मतलब है अ, ई, उ, री, लृ। इन वर्णों के बाद में सवर्ण आए, मतलब उनके जैसा ही आए, अ या आ के बाद अ या आ आए तो उनका दीर्घ हो जाता है। तो अ या आ में दीर्घ क्या है? आ, तो आ हो जाएगा। ई या ई में दीर्घ क्या है? ई, तो ई हो जाएगी।
ऊ या ऊ में दीर्घ क्या है? ऊ, तो ऊ हो जाएगा। री या री में दीर्घ क्या है? री, तो री हो जाएगा। तो अक सवर्ण दीर्घ अ या आ के बाद अ या आ आए तो आ, ई या ई के बाद ई या ई आए तो ई, ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए तो ऊ, री या री के बाद री आए तो री हो जाता है। अक सवर्ण दीर्घ, अक के बाद सवर्ण रहने पर, उनके जैसा ही वर्ण रहने पर क्या हो जाता है? दीर्घ एकादेश हो जाता है। क्या होगा? दीर्घ एकादेश। इन दोनों वर्णों के स्थान पर आ हो जाएगा, दोनों ई की जगह ई हो जाएगी, ऊ हो जाएगा, री हो जाएगा, एकादेश होगा। क्या होगा? एकादेश। एक आदेश हो जाएगा, एक आदेश हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा? एक आदेश, एकादेश हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अका सवर्ण दीर्घ, अक का मतलब है अ, ई, ऊ, री, लरी, और इनके बाद में यदि अक आता है, सवर्ण वर्ण आता है, सवर्ण आता है तो क्या हो जाएगा? दीर्घ एकादेश हो जाएगा, एक आदेश हो जाएगा, दोनों वर्णों के स्थान पर एक हो जाएगा। अब हम उदाहरण पढ़ते हैं। तो प्रथम हम उदाहरण लेते हैं विद्यालय। विद्यालय, विद्यालय शब्द, अत्र सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि संधि विच्छेद कहाँ से करना है। जहाँ पर आपको आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ या दीर्घ री की जहाँ पर मात्रा दिखाई दे, वहाँ से आपको संधि विच्छेद करना है। तो हम यहाँ पर संधि विच्छेद कहाँ से करेंगे? आ से। और विद्ध होता है या विद्या, विद्या क्या होगा? विद्या, धन, आलय, विद्या, धन, आलय, विद्यालय। विद्या जो शब्द है, इसका जो अंतिम स्वर है क्या है? आ। और आलय का प्रथम स्वर क्या है? आ। और दोनों मिलकर, यदि हमने पढ़ा था अका सवर्ण दीर्घ, अक के बाद यदि सवर्ण आता है, अक का मतलब अ, आ, ई, ऊ, री और री के बाद यदि सवर्ण आता है, उनके जैसा ही वर्ण आता है तो क्या हो जाता है? दीर्घ एकादेश हो जाता है, दोनों की जगह एक दीर्घ हो जाता है, और इन दोनों का मिलकर क्या बन जाएगा? आ। आ। और यहां शेष रहेगा विद्या, धन, यहां लय, और मिलाएंगे तो बन जाएगा विद्यालय। क्या बन जाएगा? विद्यालय। और उदाहरण पढ़ते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी, यहाँ पर आपको जहाँ पर आ की मात्रा दिखाई दे रही है वहाँ से हम क्या करेंगे? इसका संधि विच्छेद करेंगे। और तो यहाँ पर जो विद्यार्थी है तो विद्या, धन, अर्थी, विद्या, धन, अर्थी। यहाँ पर विद्या में अंतिम स्वर क्या है? आ। और यहाँ पर प्रथम स्वर क्या है? अ। हमने पढ़ा था अ या आ के बाद अ या आ है तो क्या हो जाता है? आ। क्या हो जाएगा? आ। क्या हो जाएगा? आ। और यहाँ पर जो शेष रहेगा वो रहेगा विद्या, ध हलंत रहेगा, और यहाँ पर रहेगा थी। मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। लिख लीजिएगा। एक और उदाहरण हम पढ़ते हैं दैत्यारी या मुरारी। मुरारी, तो यहाँ जो आ दिख रहा है यहाँ से संधि विच्छेद करना है तो क्या होगा? मुर, धन, अरी, मुर, धन, अरी। यहाँ जो अंतिम स्वर क्या है? अ। और यहाँ अंतिम स्वर क्या है? अ। अ या अ के और अ दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ एकादेश। क्या हो जाएगा? दोनों का आ। आ।
तो मूर्धन अरि मुरारी, मुरारी। अ या आ के बाद अ या आ है तो क्या हो जाता है, आ हो जाता है, समझ में आ गया होगा। और अन्य उदाहरण आप 4-5 ऐसे उदाहरण दीर्घ संधि के आप स्वयं हल करके देखिए। जैसे मैं बता देता हूँ, मुरारी, ममापी। हाँ, संधि विच्छेद कर लेना, शब्द है, लिख लीजिएगा। ममापी, देत्यारी, सदात्र, महात्मा, महात्मा आदि। इन शब्द का संधि विच्छेद करना है। और ये कौन से को उदाहरण है, अ या आ वाले। अ या आ के बाद अ या आ है तो दीर्घ एकादेश आ हो जाएगा। और जहाँ पर आपको आ दिख रहा है तो वहाँ से टुकड़े करने, तो यहाँ क्या होगा, मम धन अपी हो जाएगा, दैत्य धन अरि हो जाएगा, सदा धन अत्र हो जाएगा, महाधन आत्मा हो जाएगा। महात्मा, महाधन आत्मा। तो समझ में आ गया होगा। और अगला हम उदाहरण पढ़ते हैं। ई या ई के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। और पहला उदाहरण हम पढ़ते हैं, कविंद्र, कविंद्र, कविंद्र। जहां पर आपको दीर्घ ई दिखाई दे रही है वहां से हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। यहां से संधि विच्छेद करेंगे, यहां होगा कवि धना इंद्र, कवि धना इंद्र, कवि थाना इंद्र। ई या ई के बाद क्या आई है, ई। क्या आई है, ई या ई के बाद ई। तो यहाँ पर दीर्घ ई, ऋषु ई, और यहाँ पर भी ई या ई के बाद ई आए तो क्या हो जाता है, दीर्घ ई। और यहाँ शेष रहेगा कवा, और यहाँ पर रहेगा र, और मिलाएंगे तो बन जाएगा कविंद्र। क्या बन जाएगा, कविंद्र। हाँ, ये उदाहरण लिख लिए होंगे। हरीश, दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं, हरीश। हरि, यहाँ जो ई दिख रही है यहाँ से हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, हरि धना ईश। ईश में ई दीर्घ होता है, हरि में ई छोटा होता है। ई या दीर्घ ई दोनों जब मिलकर के दीर्घ एकादेश क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। और मिलाएंगे और यहाँ शेष रहेगा हर, और यहाँ रहेगा श, मिलेगा तो बन जाएगा हरीश, हरीश। श्रीश, श्रीश, श्री धना ईश। यहाँ पर भी दीर्घ ई है, यहाँ पर भी दीर्घ ई है, दोनों मिलकर के दीर्घ एकादेश दीर्घ ई हो जाएगा और बन जाएगा श्रीश। अन्य उदाहरण आपको करने के लिए मैं दे देता हूँ, लिख लीजिएगा। ये लिख लिया होगा, जल्दी लिख लीजिएगा। अन्य उदाहरण में लिख दीजिए, भूमिश, भूमिश, ददीन्द्र, महतिया।
इनका जहाँ पर दीर्घ ये वहाँ से आपको क्या करने है, संधि विच्छेद करना है। और कौन सा उदाहरण हो जाएगा, ई या ई की वाली। हाँ लिख लिए होंगे, भूमिश दधीन्द्र महिता महत्या। अगला पढ़ते हैं, उ या उ के बाद वाले। हाँ लिख लिए होंगे, विष्णुदया, जहां पर आपको दीर्घ